हेलो फ्रेंड्स, फोकस ऑन करियर देवली सर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं बात करने वाला हूं जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो उत्तराखंड में समूहों की परीक्षाएं आयोजित कराते हैं और अन्य जो भी आयोग हैं या जो भी आरआरबी रेलवे इत्यादि एग्जाम जो होते हैं आरआरबी के, उनमें नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन आप इसको समझिए। अभी हाल ही में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा एवं जो पशुधन प्रसार अधिकारी जो परीक्षा हुई है उसमें एक फॉर्मूले को अपनाया है। वो फॉर्मूला क्या है, उससे पहले हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, निर्भरता किस पर है, प्रोरेटेड स्कोर क्या होता है और तरीका क्या है, सूत्र किस प्रकार उसको निकालते हैं मानक विचलन द्वारा। इसको आप ध्यान से समझिए फ्रेंड्स। ठीक है, एक बार आपको पता लग जाए कि क्योंकि आगामी जो परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन ही आयोजित की जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको ध्यान से सुनिए और आपके जो प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपकी समस्याओं का उसमें हल बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं फ्रेंड्स कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले किसी भी चीज़ का हम बेस समझेंगे, नॉर्मलाइजेशन होता क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके बाद पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जब कोई एग्जाम जो है एक या एक से अधिक शिफ्ट में या दो से अधिक शिफ्टों में, ठीक है, चूंकि अभी एक साथ ही का भी पेपर कराना संभव नहीं होता, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम उत्तराखंड में आप लगा लीजिए 2 शिफ्ट में हुआ था और इत्यादि परीक्षाएं पशुधन प्रसार अधिकारी 6 शिफ्ट में हुई, इत्यादि परीक्षाएं जो ऑनलाइन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जब कोई परीक्षा, ठीक है, 2 या 2 से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो उनके प्रश्न पत्रों के कठिनाई स्तर और लेवल आप कह सकते हैं अलग अलग होते हैं। ठीक है, चूंकि इस केस में सिलेक्शन करना या एक लिस्ट बनाना आसान नहीं है, क्योंकि किसी शिफ्ट में पेपर इजी आया होगा, किसी शिफ्ट में टफ आया होगा या किसी में मॉडरेट आप कह सकते हैं मॉडरेट आया होगा। तो इसको एक समान स्तर पर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का अर्थ है फ्रेंड्स सामान्य करना या उसका एक स्टैंडर्ड बनाना, मानक एक समान बनाना। ठीक है, तो सामान्यकरण नॉर्मलाइजेशन में क्या किया जाता है, जितने भी पेपर जितने भी शिफ्ट में होते हैं उनको जो टफ वाले होंगे और जो इजी वाले होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है आप इसी को समझिए। जैसे टफ से हम क्या करेंगे, इजी की तरफ मेरिट को बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर किसी बच्चे का पेपर जो है टफ वाले शिफ्ट में हुआ है तो टफ का पता कैसे लगेगा, एक सवाल ये भी है कि उसका एवरेज निकाला जाएगा, सही बच्चों के जो मार्क्स हैं और जितने बच्चों ने पेपर दिया है अगर उनका एवरेज कम आ रहा है तो वो पेपर टफ था। तो टफ को इजी बनाने के लिए किसी विधि द्वारा एक हम क्या निकालते हैं, सामान्यकरण उसका किया जाता है और एक ऐसा नंबर निकालते हैं जो प्रत्येक बच्चे के अलग अलग है। ठीक है, किसी बच्चे के मार्क्स 5 नंबर बढ़ेंगे, किसी के 10 नंबर बढ़ेंगे। आप इसको समझ गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम ये समझे कि जब कोई पेपर या कोई एग्जाम 2 या 2 से अधिक शिफ्टों में कंडक्ट किया जाता है तो पेपर को या पेपर के लिए ये माना जाता है कि कोई टफ है या कोई इजी है, तो उसको इजी वे में या एक लेवल पर लाने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन उसको करते हैं। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों है और निर्भरता किस पर है। तो आवश्यकता आप समझ गए होंगे क्यों है, क्योंकि हमें पेपर का स्तर पता नहीं है सबका समान है या कैसा है, क्योंकि जब मार्क्स आते हैं तब एवरेज निकाला जाता है। ठीक है, एवरेज निकाला जाएगा। नॉर्मली 3 टाइप के ही एग्जाम होते हैं, इजी पेपर होते हैं सेट, इजी, मीडियम और हार्ड। तो आप इसी को समझिए कि जो एग्जाम होगा, ठीक है, जो इजी के जो एवरेज होंगे वो ज़्यादा आएंगे, मीडियम के थोड़ा कम रहेंगे और हार्ड के बहुत कम रहेंगे। इस चीज़ को आप समझ गए, जिसका एवरेज जितना कम वो पेपर उतना हार्ड माना जाता है। तो हार्ड को इजी की तरफ ले जाता है, मॉडरेट को भी इजी की तरफ ले जाता है। ठीक है, दूसरी बात फ्रेंड इसको समझिए, निर्भरता मैंने कहा है। ठीक है, निर्भरता ये भी करता है कि एग्जाम कितने शिफ्टों में कंडक्ट किया गया है, 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट, 4 शिफ्ट। अगर एक ही शिफ्ट में है तो मेरिट बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड, 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, तो शिफ्ट भी निर्भरता इस पर करती है। ठीक है फ्रेंड, कितने शिफ्टों में कोई एग्जाम कंडक्ट किया गया है। ठीक है, और इसमें जो टॉप के 0.1% है, ठीक है, टॉप के 0.1% जो हैं बच्चे लिए जाते हैं। टॉप के 0.1% बच्चों के जो नंबर हैं उनके एवरेज निकाले जाते हैं। अभी आप विधि में आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको समझिए, 10,000 बच्चों ने या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, हाँ 10,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, तो इसके एक शिफ्ट में, पर्टिकुलर एक शिफ्ट में, तो इसके 0.1% जो बच्चे होंगे, जितना भी ये आएगा, जितना 0.1 बच्चे होंगे, ठीक है, उनके, ठीक है फ्रेंड्स, उनके ये मान लीजिए अगर ये 100 है, 100 बच्चों ने, अगर आप समझिए 100 बच्चों ने अगर टॉप किया है, 0.1% टॉपर हैं, उनको लेंगे, 100 बच्चे उसमें आ रहे हैं, तो इनके मार्क्स अलग अलग जो होंगे उनका एवरेज निकलेगा। ठीक है, मतलब टॉपरों का एवरेज निकलेगा। टोटल जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है और उनका 0.1% जितने बच्चे आ रहे हैं, माना इनका 100 आया गया। ठीक है, अगर 100 देख लिए, 100 आना चाहिए, यहाँ से आप देख लीजिए। तो आप इसी को समझ गए होंगे किस प्रकार अगर 1 लाख देंगे तो ये बढ़ता रहेगा।
अगर 1000 बच्चे या 100 बच्चे मैंने लिए 0.1% के अंदर, तो आप इसका मतलब ये समझिए कि जो 100 बच्चों के नंबर होंगे, टॉप रो के जो नंबर होंगे, उनका एवरेज यहाँ पर निकाला जाता है, फॉर्मूले में रखा जाता है। ठीक है, किस प्रकार रखते हैं आगे आप फॉर्मूले में, इसको आपको मैं ठीक से बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद समझिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ प्रोरेटेड स्कोर क्या होता है। ठीक है, प्रोरेटेड स्कोर क्या होता है, इसको रॉ मार्क्स भी कहते हैं, RAW। ठीक है फ्रेंड्स, रॉ मार्क्स क्या होता है, तो थोड़ा इस चीज को आप समझिए, उसके बाद हम समझेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। थोड़ा आप बेस इसको समझ जाइए, कहीं ना कहीं आपको इस चीज का ज्ञान होना अनिवार्य है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप समझिए प्रोरेटेड स्कोर। ठीक है, मतलब क्योंकि एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में कंडक्ट हो रहा है, तो किसी का इजी किसी का टफ, लेकिन ये सबका सेम होगा। कैसे देखिए, और जो नॉर्मलाइजेशन का बेस है वो यही है कि कैसा बेस है, कितना बच्चों का सवाल था कि सर नेगेटिव मार्किंग का इस पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो उसका जवाब आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, देखिए प्रोरेटेड स्कोर को आप रॉ स्कोर भी कहते हैं। आपने कोई एग्जाम दिया, ठीक है, माना 100 मार्क्स का था, 100 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। ठीक है, एक नंबर का एक क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्किंग है 1/4 जो होती है नॉर्मली, 1/4 एक क्वेश्चन पर कटा, मतलब 0.25 मार्क्स कटे। क्लियर हो गया आपको। और आपने फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन रॉन्ग किए, ओके, और 100 क्वेश्चन में से आपने 100 अटेम्प्ट किए। ठीक है, 20 आपने रॉन्ग किए, ये मान लीजिए आप, अटेम्प्ट आपने पूरे किए, ये मान के चलिए। ठीक है, तो करेक्ट कितना हुए फ्रेंड्स, 80, एंड 20 की जो माइनस मार्किंग होगी 4 का डिवाइड कीजिए, 5 नंबर लेस हो जाएगी, तो आपके जो मार्क्स आए वो 75 मार्क्स आए। इसी को प्रोरेटेड स्कोर कहते हैं, जो माइनस मार्किंग के बाद हमारे नंबर आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। आप देखिए, और इसी को रॉ स्कोर भी मैं कह रहा हूं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का बेस यहीं से माना जाता है। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि कोई बच्चा अगर जितने तुक्के मारेंगे, कितने तुक्के आप लगाएंगे, कोई बच्चा जितने भी तुक्के लगाएं, तो ऐसा हो सकता है कि उसी शिफ्ट में, इसको एग्जाम्पल समझिए। देखिए, जैसे एक राम और श्याम, दो दोस्त शिफ्ट 1 और शिफ्ट 1 दोनों एक ही शिफ्ट में बैठे हैं, एक ही शिफ्ट में अगल अलग बैठे। ये सोचिए आप, राम ने 80 क्वेश्चन किए हैं करेक्ट, श्याम ने 80 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, राम ने बाकी छोड़ दिए हैं। ठीक है, 80 करेक्ट है, एक्यूरेसी आप मान लीजिए 100% है, लेकिन यहां पर श्याम ने 20 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए हैं, तो श्याम के जो मार्क्स आ रहे हैं वो 75 आ रहे हैं, और जबकि राम के 80 आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इस शिफ्ट में, अगर ये शिफ्ट टफ रही होगी, ये शिफ्ट अगर टफ रही होगी और इनके अगर 10 नंबर बढ़ने होंगे, तो राम के नंबर बढ़ जाएंगे फ्रेंड्स 80 में 10 जोड़े 90, और इनके बढ़ जाएंगे 85। तो यहां पर फ्रेंड्स जो एक्यूरेसी वाला है, जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है, उनको फायदा मिल सकता है। देखिए, क्योंकि तुक्के लगाकर यहां पर नुकसान देखिए, जबकि दोनों के 10 बढ़े हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मलाइजेशन का बेस होगा वो क्या होगा, प्रोरेटेड स्कोर होगा। इस चीज को आप समझ जाइए। ठीक है, इसको रॉ स्कोर भी आप कह रहे हैं, जो माइनस मार्किंग के साथ आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले पर बच्चे के एक्चुअल मार्क्स, आप इसको एक्चुअल मार्क्स भी कह सकते हैं, एक्चुअल मार्क्स इसमें देखे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स इसमें समझिए इसका तरीका क्या है। ठीक है, तो तरीका, इसका एक फॉर्मूला दिया गया है आयोग द्वारा। वैसे 2 तरीकों से निकाला जाता है, जबकि आयोग द्वारा एक तरीका इसमें दिया गया है। आप इसको देखिए, इसका एक फॉर्मूला दिया है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप ठीक से देखिए, जो कि आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले यहाँ पर कुछ चेंजमेंट की गई है, बाद में ये फॉर्मूला आयोग द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, वैसे फॉर्मूला यही है। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला देखिए, MIJ मूल तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला स्टैटिक्स से लिया गया है। ठीक है, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए, MIJ इज इक्वल टू m/TG माइनस MQG होल अपॉन m/TI माइनस MIQ। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट लगा है, MIJ माइनस MIQ, ये MIQ सेम है, आप इसको पढ़िए केवल, ब्रैकेट क्लोज प्लस MQGM। ठीक है फ्रेंड, तो आपको इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप इसको समझिए एक बार इसको फटाफट आप देख लीजिए, जितने फास्ट आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके एग्जांपल से मुझे समझाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले इसके शब्दावली में जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, MIJ क्या है, MIJ यहां पर आप इस चीज को समझिए कि MIJ एक नॉर्मलाइज मार्क्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मेरा मार्क्स निकालना है। ठीक है, अगर मेरे नॉर्मलाइज मार्क्स निकालना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे एक्चुअल मार्क्स 75 हैं, माइनस मार्किंग करके मेरे नंबर 75 आए हैं किसी एग्जाम में। ठीक है, विद माइनस मार्किंग। तो अब मेरे बाद में कितने बढ़े हैं, अगर मेरे बाद में 10 नंबर बढ़े, तो MIJ का मान 10 आएगा। ठीक है, अभी आपको ये पता लग जाएगा जब मैं निकालूंगा, तो इसलिए मैंने MIJ लिखा नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर MIJ नहीं लिखा गया है, क्योंकि MIJ हमें निकालना है। ठीक है, MIJ तो हम निकालेंगे ना कि कितना आया है, तो उसको इसके बाद आप देखिए कि MTG क्या है। सबसे पहले देखिए M/TG,
तो M/TG है सभी शिफ्ट में परीक्षा देने वाले बच्चों के औसत अंक, लेकिन वे बच्चे होना चाहिए ओनली 0.1%। ठीक है, इसको एग्जांपल से आप समझिए। जैसे सभी शिफ्ट में देखिए फ्रेंड्स, सभी शिफ्ट लिखा हुआ है। अगर किसी एग्जाम में, जैसे आपके पशुधन एग्जाम में आपके शिफ्ट कितने हुए थे फ्रेंड्स, आप मान सकते हैं आपके शिफ्ट हुए थे, अगर हम माने 6 शिफ्ट हुए। ठीक है, तो 6 शिफ्टों में जो आप देखिए 6 शिफ्ट होते, सभी शिफ्ट में परीक्षा देने वाले बच्चों, अगर हम मान के चलते हैं 10,000 बच्चों ने, इकाई दहाई सैकड़ा 10,000, ठीक है, 10,000 बच्चों ने एग्जाम दिया टोटल 6 शिफ्ट में, तो इस टोटल 6 शिफ्टों का 0.1% जो बच्चे निकलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ये बच्चे निकाल देते हैं तो ये तकरीबन 10 आएगा। तो ये 10 बच्चे टॉपर हैं, मतलब 10,000 का 0.1 10 होता है ना, तो 10 बच्चे जो हैं उनके जो नंबर होंगे, किसी के 10 बच्चों के नंबर, किसी के 100 में 70, किसी के 80, किसी के 50, किसी के 50 तो नहीं होंगे, टॉपर लेंगे 90, 80, 90 जो टॉप होंगे वो रहेंगे। ठीक है, उनके एवरेज लेना है, मतलब एक ही नंबर यहाँ पर आएगा जो टॉपरों का एवरेज होगा सभी शिफ्ट में। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए। ठीक है, पहली बात आप समझ गए। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप समझिए इसको MQG। ठीक है, MQG क्या है? सभी शिफ्टों का औसत। 6 के 6 शिफ्ट में जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है सारे प्लस होंगे। आपको पता है औसत कैसे निकालते हैं? कुल जितने बच्चों ने एग्जाम नंबर गेन किए उसका ऐड प्लस जितने बच्चे। ठीक है, मतलब कुल अगर 100 बच्चों ने पेपर दिया है तो 100 बच्चों के नंबर जोड़े जाएंगे और अपॉन में 100। ठीक है, तो सभी शिफ्टों का औसत प्लस मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन इसको आप समझिए, बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, मानक विचलन एक रेंज होती है कि मिनिमम इतने नंबर से और कम से कम इतने नंबर तक बच्चों के नंबर हैं, एक रेंज होती है। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की जो आप कह सकते हैं जो चीज़ है वो मानक विचलन है। ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम के बीच मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक हो गया, ये औसत से ही निकलता है। इसका फॉर्मूला आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, आप ऊपर नीचे समझ गए। यहाँ पर सभी शिफ्ट में केवल टॉपर देख रहे हैं 0.1, यहाँ पर सारे बच्चे आ रहे हैं। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पर 10,000 के 10,000 बच्चों का औसत निकलेगा। 10,000 बच्चों के जितने परसेंट वहाँ थे, 10,000 के बच्चों का औसत अंक निकलेंगे। आप इसको समझिए, 10,000 के अंक जोड़े जाएंगे और अपॉन 10,000 किया जाएगा जितने बच्चे ने एग्जाम दिया। ठीक है, आप इसी को समझिए फ्रेंड्स। ये पूरी गणना मैनुअल नहीं है, कंप्यूटर पर की जाती है। ठीक है, उसमें प्रोग्राम ये तय किया जाता है। ये अगर हम करेंगे तो इसमें काफ़ी समय लग सकता है, इसी को आप समझिए। ठीक है, तीसरा इसमें आप देखिए, इसने लिखा हुआ है M/TI। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई यहां पर शिफ्ट दिखा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, आई यहां पर जो दिखाएगा, आई इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं यहां पर शिफ्ट है, और यहां पर जे इज इक्वल टू है फ्रेंड्स वो बच्चा जो इस शिफ्ट में बैठा हुआ है। ठीक है, जैसे पहली शिफ्ट का दूसरा बच्चा, तो आई हो जाएगा शिफ्ट, आई हो जाएगा 1 पहली शिफ्ट, और दूसरा बच्चा हो जाएगा जे, मतलब 2 हो जाएगा। दूसरा बच्चा है ना पहली शिफ्ट का। ठीक है, इसी को समझिए। तो MTI क्या दिखा रहा है? जिस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन करना है। ठीक है, MTI देखिए ध्यान से, जिस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन करना है। अब आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, 6 शिफ्ट में 6 के 6 पेपर तो बराबर नहीं होंगे। नॉर्मलाइजेशन किसका होगा? जो पेपर क्या रहा होगा, टफ रहा होगा। ठीक है, तो उसका देखेंगे, टफ से इजी की तरफ जाएंगे। जितने पेपर टफ होंगे या मॉडरेट होंगे उसको एक मानक लिया जाएगा एक शिफ्ट को। जैसे किसी शिफ्ट में सबसे इजी पेपर आया है तो उन बाकी शिफ्टों को वहां तक ले जाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज को आप समझिए। अगर 6 शिफ्ट हैं, 6 में से 4 शिफ्ट इजी थी और 2 शिफ्ट हार्ड थी, तो 2 को पहले 4 के बराबर लाने की कोशिश करेंगे। मतलब 6 की 6 शिफ्ट को बराबर, कम से कम लगभग। आप ये मत सोचिए कि एकदम यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लगभग यहाँ पर थोड़ा नजदीक ही पहुंचते हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझिए। जिस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन करना है उस शिफ्ट के 0.1% टॉपर के औसत अंक, सेम जैसे ऊपर था पहला वाला, लेकिन अंतर क्या है, यहां पर एक पर्टिकुलर शिफ्ट का है। अगर मुझे पहली शिफ्ट अगर टफ थी तो पहली शिफ्ट के मुझे 0.1% टॉपर बच्चे चाहिए, उनके अंक का औसत मुझे निकालना है। क्लियर हो गया? ओनली टॉपर। और यहां से क्या था, सभी शिफ्ट का। क्लियर हो गया? 6 के 6 शिफ्ट का, और यहां पर केवल जिस शिफ्ट का निकालना है, किस शिफ्ट का, जो हार्ड वाली शिफ्ट थी उसी का आएगा। ठीक है, ये भी आप समझ गए। ठीक है, अगर राम पहली शिफ्ट में बैठा था तो राम की शिफ्ट में जितने बच्चे होंगे उनका 0.1% बच्चे निकलेंगे। ठीक है, अगर बाय द वे राम की शिफ्ट में, आप कह सकते हैं राम की शिफ्ट में अगर फिर हम यहां पर लेंगे 10,000 बच्चे थे, तो इसका 0.1% हम निकालेंगे तो केवल 10 आएगा। तो 10 बच्चों के जो अंक होंगे उसके एवरेज में रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया ना आपको? इस चीज को समझ गए। लेकिन यहां पर सभी शिफ्ट में, अगर सभी शिफ्ट में 10 से अगर ऊपर बच्चे हैं टोटल, अगर शिफ्ट 1 में 10,000 है, शिफ्ट 2 में 20,000 है। आप मैं एग्जांपल समझा रहा हूं आपको केवल। ठीक है, आप एग्जांपल समझिए। शिफ्ट, सभी शिफ्ट का मतलब है कि एक शिफ्ट में अगर 10 बटे हैं, दूसरे में 5 बटे हैं, तीसरे में 50 बटे हैं, तो सभी शिफ्ट में अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, बच्चे सेम नहीं होंगे। इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट क्या लिखा हुआ है। चौथा पॉइंट लिखा हुआ है MIQ। ठीक है, तो MIQ को समझिए। MIQ क्या लिखा हुआ है, जिस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन करना है, मतलब हार्ड शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन मुझे करना है, तो उस शिफ्ट के औसत अंक।
सभी बच्चों के, ठीक है, शिफ्ट 1 के सभी बच्चों के, और यहां पर था जिस शिफ्ट में करना है उसके केवल टॉपरों के 0.1% जो होंगे वो टॉपर माने जाएंगे, उनका एवरेज। यहां पर सभी बच्चों का आएगा एक ही शिफ्ट में। देखिए आई आ गया ना, जहां पर आई है तो एक शिफ्ट आप लेंगे केवल जिसका कर रहे हैं, क्लियर हो गया। चूंकि आई शिफ्ट को दिखा रहा है, आप इसको ठीक से देखिए, आई शिफ्ट को दिखाएगा, यहां पर आई आपके लिए हिंट है, ठीक है। तो जिस शिफ्ट का अगर मुझे पहली शिफ्ट टफ लगी तो पहली शिफ्ट के टॉपर तो मैं यहां ले लूंगा, ठीक है, 0.1% टॉपर, और उसी पहली शिफ्ट के सभी बच्चों का क्या करना है, औसत अंक निकालना है, और उसी के शिफ्ट का मानक विचलन निकलेगा। देखिए मानक विचलन जहां जहां लिखा हुआ है उसमें भी लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिखेगा जो उसमें फॉर्मूला तय किया गया। क्लियर हो गया आपको ये? तो इसका मतलब ये दोनों सभी हैं, और ये क्या है, पर्टिकुलर एक शिफ्ट है। क्लियर है आपको? लेकिन निकालना कुछ और है। यहाँ टॉपर है, फिर यहाँ सभी शिफ्टों का औसत है, फिर यहाँ पर टॉपर है एक शिफ्ट का, फिर सभी शिफ्ट, फिर एक ही शिफ्ट के यहाँ पर सभी बच्चों के नंबर हैं। क्लियर है? आप इसी को समझिए, इतना समझ गए। फिर देखिए फ्रेंड्स, MIJ, आई फिर यहाँ पर शिफ्ट आया है, इसका मतलब शिफ्ट का कुछ कनेक्शन होगा। तो देखिए किसी एक शिफ्ट, किस शिफ्ट का, जिसका नॉमिनेशन कर रहे हैं, किसी एक शिफ्ट में किसी एक बच्चे के एक्चुअल नंबर। तो मैं आपको यही कह रहा था, ये रॉ नंबर होते हैं। अगर कटपटे किसी के नंबर 100 में से 75 आए हैं तो जिस शिफ्ट का निकालना है, जैसे पहली शिफ्ट में टफ मान रहा हूं, अगर पहली शिफ्ट टफ थी तो उस पहली शिफ्ट टफ है तो एक बच्चे के 50 नंबर आए, एक के 60 आए, तो प्रत्येक बच्चे का ही निकलेगा कंप्यूटर पर, ठीक है, प्रत्येक बच्चे का निकलेगा, और प्रत्येक के नंबर अपने अपने गेन नंबर के हिसाब से बढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा पहले ही एक्चुअल नंबर कम लाया है तो उसकी बढ़ोतरी उतनी नहीं हो पाएगी जितनी बाकी की होगी। इस चीज को आप समझिए। तो ये MIJ जो यहाँ पर रखा हुआ है, देखिए MIJ कहाँ है, देखिए यहाँ पर, देखिए इनको भी आप यहाँ देखते रहिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको 5 टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होगी। तो MIJ क्या रखना है, ओनली एक्चुअल नंबर, यू कैन से दिस इज प्रोरेटेड स्कोर, ठीक है, जो एक्चुअल कटफट के नंबर आती है, आप इसी को समझ होंगे। इसके बाद देखिए लास्ट इसमें लिखा है MQGM। MQGM का अर्थ यहां पर यह है कि सबसे ज्यादा औसत अंक आने वाले शिफ्ट के अंक, ठीक है। अब सुनिए, 6 शिफ्ट होंगे, तो 6 शिफ्ट में सबसे ज्यादा एवरेज किस शिफ्ट के नंबर आए हैं उसको रखना है, और उसी 6 शिफ्ट में से एक शिफ्ट ऐसी होगी जो टॉप शिफ्ट होगी, मतलब एवरेज नंबर टॉप होंगे ना। हो सकता है किसी एक शिफ्ट का एवरेज 70 आए 100 में से, किसी एक शिफ्ट का 90 आए, किसी का 80 आए, किसी का 65 आए, किसी का 55 आए, अगर 6 शिफ्ट है किसी का 45 आए। तो जो 90 वाला है फ्रेंड्स, जो टॉप शिफ्ट है उसके यहां पर एवरेज अंक रखे जाएंगे 90। क्लियर हो गया आपको? और उसी एक शिफ्ट का फिर से SD निकलेगा। SD मींस स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। मानक विचलन निकालने के लिए औसत का ही सहारा लिया जाता है। मानक विचलन का फॉर्मूला आप देखिए, स्क्रीन पे भी आपको आएगा, आप इसको समझिए। सबसे पहले आपका काम है टर्मिनोलॉजी को समझना, जो ये फॉर्मूला दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है, ये फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला RRB में भी अप्लाई किया जाता है, ठीक है, RRB में अप्लाई किया जाता है, इस चीज को आप समझिए, ठीक है। पहले जहां पर MQGM था वहां पर MQG यहां पर रखा जाता था फ्रेंड्स, ठीक है, यहां पर पहले रखा जाता था MQG, लेकिन बाद में यहां पर MGM रखा गया, जिसका मीनिंग आपको यहां पर आपको साफ दिख रहा होगा। इस चीज को आप समझिए। अलग अलग तरीके से अब यहां पर फॉर्मूले बने हुए, ठीक है। उत्तराखंड में जो ऑनलाइन एग्जाम है, चाहे फॉरेस्ट गार्ड का है, केवल 2 स्टूडेंट में, तो उसमें यही फॉर्मूला रहेगा, आप इसको समझ जाए। एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एक एग्जांपल समझेंगे कि नॉर्मलाइज मार्क्स कैसे निकाला जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मलाइज मार्क्स कैसे निकालें। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने एक टेबल मैंने बनाई है। एग्जांपल आप देखिए, मैंने 5 शिफ्ट ली है। देखिए शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4, सॉरी 4 शिफ्ट ली है, और 5 बच्चे लिए हैं, मतलब एक शिफ्ट में 5 बच्चे, हाँ एक शिफ्ट में 5 बच्चे हैं, ठीक है, मतलब प्रत्येक शिफ्ट में 5 बच्चे मैं ले रहा हूं। आप देखिए इसको एक बार, इसको ठीक से देखिए। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4, 4 शिफ्ट में अलग अलग 5 बच्चे बैठे, मतलब 5 यहाँ बैठे, 5 यहाँ बैठे, 5 यहाँ, 5 यहाँ बैठे। एग्जाम्पल है, क्योंकि सब जगह बराबर तो हो नहीं सकते ना, तो कहीं 5 कहीं 6, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर आई दिखा रहा है फ्रेंड्स, जो ब्लू से लिखा हुआ है शिफ्ट दिखा रहा है, और जे यहाँ पर दिखा रहा है जो रेड से लिखा हुआ है वो दिखा रहा है बच्चों की संख्या, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूँ, जैसे पहली शिफ्ट का तीसरा बच्चा, तो पहली शिफ्ट के तीसरे बच्चे के मार्क्स कितने हैं, 60, ठीक है। तीसरी शिफ्ट के चौथे बच्चे के मार्क्स कितने हैं, 62, ठीक है। चौथी शिफ्ट के पांचवें बच्चे के मार्क्स कितने हैं, 57। तो पर्टिकुलर मार्क्स जो होंगे फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर द्वारा निकाले जाएंगे। ये कंप्यूटर में डाटा फीड होगा, अपने आप वहाँ से ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला जनरेट होगा, तो ये खुद ही उसमें प्रोग्राम बना के डाला जाता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं फटाफट कि कैसे हम नॉर्मलाइज मार्क्स काउंट करें। मतलब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, जो ये है MIJ की वैल्यू निकालनी है। देखो MIJ, ठीक है, MIJ किसी भी शिफ्ट का किसी बच्चा मैं ले सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, आप देखिए, मैं पहली शिफ्ट का दूसरा बच्चा ले रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए मैंने पहली शिफ्ट का दूसरा बच्चा लिया है, मतलब I 1 हो जाएगा और J 2 हो जाएगा,
दूसरा बच्चा है ना, J2 और I शिफ्ट 1 है तो IJ, मतलब मेरे लिए यहाँ पर I हो जाएगा फ्रेंड्स 1 और J हो जाएगा 2, पहली शिफ्ट का दूसरा बच्चा, इसी को जो मैंने यहाँ दिखाई है। अब देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, इसमें एक चीज आप देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, थोड़ा गौर से आप देखिए इसको। सबसे टफ शिफ्ट, ठीक है, अगर हम बात करें सबसे टफ शिफ्ट वो होगी जिसके औसत सबसे कम होंगे, ठीक है। यहाँ पर औसत में, यहाँ पर आप देखिए कुल बच्चे कितने, औसत कैसे निकलता है, सभी बच्चों के अंकों का योग, ठीक है, 40 नंबर प्लस 42 प्लस 60 प्लस 51 35, सबको जोड़ के 5 से भाग देना है, ठीक है। तो 228/5 मतलब 45.6, ठीक है। ये पहली शिफ्ट का एवरेज है, ये दूसरी शिफ्ट का एवरेज। इसी प्रकार सभी बच्चों के अंकों का योग बटे कुल बच्चे, ये 49.4 आया, तीसरी शिफ्ट का 51.6 और चौथी का लगभग 51.2 आसपास ही आए हैं, ठीक है। तो आप ये समझिए नॉर्मलाइजेशन किसका होगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन उसका होगा जो शिफ्ट सबसे टफ होगी, ठीक है। सबसे कम एवरेज किस शिफ्ट के हैं फ्रेंड्स, इसलिए पहली शिफ्ट ली है मैंने, यहाँ पर गड़बड़ी हो गई थी इसलिए मैंने यहाँ पर चेंजमेंट किया थोड़ा। पहली शिफ्ट के औसत सबसे कम है, अर्थात यहां से ये अनुमान लगाया जाता है कि इस शिफ्ट का पेपर सबसे टफ होगा, ठीक है। तो इसको हमने कहां तक लाना है, जो सबसे ज्यादा है 51.6 सबसे ज्यादा है, इसको यहां तक लाना है, ठीक है। इसको भी यहां तक लाना है, 49 वाले को भी यहां तक ले आना है, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चे के नंबर अलग अलग तरीके से बढ़ेंगे। तो मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक शिफ्ट ली है, पहली शिफ्ट का दूसरा बच्चा, मैं कह रहा था पहली शिफ्ट का दूसरा बच्चा, पहली शिफ्ट ये है और दूसरा बच्चा ये है, सॉरी पहली शिफ्ट ये है, ये पहली शिफ्ट है पूरी, ये दूसरा बच्चा ये है 42 नंबर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, शिफ्ट 1 को x कह रहे हैं, ठीक है ना, मैं x नाम दे रहा हूं, आप यहां पर देखिए शिफ्ट 1 को x कह रहे हैं, आप इस तरफ थोड़ा देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बोर्ड छोटा, आप इसको देखिए। 40 42 60 51 35, 40 42 60 51 35, शिफ्ट 1 में जो बच्चे हैं उनके मार्क्स का सम मैंने निकाला जितना भी है, औसत 45 आया है, ठीक है। इसका आप सम कर लेना, लेकिन मैं इसका एवरेज निकाला तो 45 आया, ये सम नहीं है, एवरेज है, और इसी को x नाम दिया है फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब इनके जो सम आया था आप देखिए यहाँ पर निकाला हुआ है, वैसे तो यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने, 228 सम आया है और 5 से भाग देंगे 45 में, राउंड फिगर में 45.6 को मैं 45 मान लेता हूँ, ठीक है, या 46 मान लो या 45 मान लो, तो 45 इसका एवरेज है। x माइनस एक्स बार, ठीक है, यहाँ पर x क्या है, जो इनका सम औसत आया है, इन सम का औसत x आया है, x बार क्या है फ्रेंड्स, ठीक है, x बार सॉरी यहाँ पर x क्या है, आप देखिए फिर x यहाँ पर प्राप्तांक है जो इन्होंने नंबर गेन किए हैं, आप कह सकते हैं ऑप्टेन, इनके ऑप्टेन मार्क्स है, इन्हें कितने नंबर आए हैं, और x बार यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, आप देखिए x बार एवरेज है, ठीक है, x माइनस एक्स बार मतलब इनके जो नंबर हैं उनमें से औसत घटाना है प्रत्येक में, ठीक है। तो आप देखिए ये मार्क्स तो सबके अलग अलग हैं, लेकिन ये चीज सेम है, ठीक है, ये चीज सबकी सेम रहेगी, क्योंकि मुझे इन्हीं में से, देखो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मानक विचलन कैसे निकाला जाता है, जो यहाँ पर आपके नाम आए हैं, कैसे कंप्यूटर में गणना की जाती है, इसको समझिए एक छोटे से उदाहरण के द्वारा, ठीक है। तो इसको आप देखिए, तो 40 में से 45 गया -5, 42, इसी में से औसत घटाना है, इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है, तो इधर रखा है, तो 45 में 45 गया -5, 42 से 45 गया -3, 60 में से 45 गया -15, 51 में से 45 गया -6, 35 में से 45 गया -10, ये x माइनस एक्स बार है। और राइट साइड में एक स्टेप और, मैंने x माइनस एक्स बार का स्क्वायर किया है, जो कि मानक विचलन के लिए जरूरी है, ठीक है। तो -5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, 15 माइनस का स्क्वायर, आपको पता है माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 225, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, या -10 का भी 100 होगा, 10 का भी 100 होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको। और x माइनस एक्स बार का जो सम आया है, समेशन ऑफ x, अभी हमारे यहाँ पर आया था x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो यहां तक मैंने कर लिया। आप देखिए, तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर क्या है, आप देखिए x यहाँ पर क्या है, शिफ्ट के जो मार्क्स है, x बार क्या है, इसका एवरेज है, मतलब नंबर में से एवरेज घटाना है बार बार, देखिए 45 सेम है और 395 इसका सम आ गया है, ठीक है, x माइनस एक्स बार का सम। तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 395, ठीक है। अब SD का फॉर्मूला क्या है, अब SD क्या है यहाँ पर, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, ठीक है, मानक विचलन हिंदी में कहते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है अंडर रूट 395 x माइनस एक्स बार अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट थे, तो आप देखिए 5 से 39 काटेंगे, कटेगा ये 5 7 35 बार, 4 बचेगा, 5 9 45, अंडर रूट 79, ठीक है। रूट 79 हमारा आया है स्टैंडर्ड डेविएशन। अप्रोक्सीमेट अगर इसके बात करें, क्योंकि ये फुल स्क्वायर रूट तो है नहीं, तो ये 8 पॉइंट समथिंग आप मान लो, 8 पॉइंट इसको आप 2 लगभग मान लो, क्योंकि 9 आप ज्यादा हो जाएगा, 8.5 के आसपास इसको मान लेंगे, ठीक है, 8.5 इसको मान लेंगे आप, ठीक है। स्टैंडर्ड ये मानक विचलन है। इसका मतलब ये है कि यहां लगभग इतने नंबर के आसपास सबके नंबर आएंगे, मतलब इससे ऊपर सबके नंबर आएंगे, या इतने नंबर सबके बढ़ने चाहिए, एक मानक विचलन ये हो चुका है, ठीक है, सबके नंबर इतना बढ़ना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इसको कहते हैं। ये सबका अलग अलग आएगा ना,
क्योंकि देखिए टफ शिफ्ट थी इसलिए इसका कम आया। इजी शिफ्ट का भी निकालना पड़ेगा, मॉडरेट शिफ्ट चाहे कोई भी शिफ्ट है, प्रत्येक शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, लेकिन मैं केवल यहाँ पर शिफ्ट 1 लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये शिफ्ट टफ है, इस शिफ्ट के नंबर कम आए हैं इसलिए। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ पर इसको मिटा लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए स्पेस कम है, तो मैं इसको यहाँ पर मिटा लूँगा। आप इसको याद रखेंगे 8.5 यहाँ पर आया है स्टैंडर्ड डेविएशन, आप समझ गए ना। तो इससे ऊपर नंबर सबके रहेंगे, मतलब इतने नंबर सबके कम से कम बढ़ने चाहिए, या इससे ऊपर नंबर रहेंगे। प्रास 1 आ गया है। ठीक है, अब क्या करें, अब वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए MIJ तो मुझे निकालना है। ठीक है, MTG क्या है, तो देखिए MTG सभी शिफ्ट में परीक्षा देने वाले बच्चों जो 0.1% सभी शिफ्ट के, मतलब टोटल अगर बात करें शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4, अगर एक शिफ्ट में 5 बच्चे यहाँ पर हैं तो 4 शिफ्ट में 20 बच्चे हैं, तो उसी पर 20 तो पेपर देंगे नहीं ना, पेपर तो देंगे, ज़्यादा देंगे पेपर एग्जाम। तो एग्जाम में तो देखिए यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, हमने वैसे लगभग निकाल ही दिया है। ठीक है, तो MTG क्या है, सभी शिफ्ट में परीक्षा देने वाले बच्चों, सभी शिफ्ट में, तो बच्चे लाखों में भी हो सकते हैं, करोड़ों में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मान लें अगर सभी सीटों के 50,000 बच्चे हैं तो 50,000 में 0.1%, अगर 50,000 का होगा, जितना भी होगा 50 होगा, तो उन 50 के जो एवरेज नंबर होंगे उनको MTG यहाँ पर बोला गया है। ये मैं मान के चलता हूँ क्योंकि अभी हमें पता तो नहीं है कितने बच्चों ने दिया। तो आप मान लीजिए अगर इसको 88 अगर मान लेता हूँ, क्योंकि मैं कैलकुलेशन पहले कर चुका हूँ इसलिए मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो MTG 88 नंबर कौन है, ये टॉप बच्चों के 88 एवरेज आए हैं, जो टॉपर होंगे 0.1, मतलब टॉप 50 बच्चे 50,000 में से जिनके एवरेज नंबर आए हैं 88। ठीक है, फिर माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक वैसे लगा लेते हैं। MQG, ठीक है, MQG का है दूसरे नंबर पर सभी शिफ्ट, देखिए पहला और दूसरा सभी शिफ्ट की बात कर रहा है, सभी शिफ्ट का औसत प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए पूरी कंप्यूटर पे होनी ऑटोमेटिक, क्योंकि मैनुअल करेंगे तो टाइम लगेगा ना। सभी शिफ्टों का औसत, तो 5 शिफ्ट में जितने भी बच्चे हैं, माना 50,000 बच्चे हैं, तो 50,000 बच्चों के नंबर ऐड करने हैं और अपॉन में 50,000 करेंगे, तो ये मैं मान के चलता हूं अगर मोटा मोटा ये आता है आपका 64। ठीक है, 64 अगर सभी बच्चों के नंबर आ चुके हैं, मैंने वैल्यू रख दी अपॉन। ठीक है, इसके बाद MTI या M बार लगा हुआ है TI। MTI क्या है, जिस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन करना। अब यहाँ पर पर्टिकुलर शिफ्ट की बात हो रही है क्योंकि I लगा हुआ है। ठीक है, जिस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन करना है, अब आपको पता है किस शिफ्ट का करना है, जो टफ है, मैं यहाँ पर टफ का कर रहा हूँ। तो जिस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन करना है उस शिफ्ट के 0.1% टॉपरों के औसत अंक, तो यहाँ पर एवरेज कम ही आएंगे टॉपरों के भी, क्योंकि शिफ्ट ये टफ है। ठीक है, तो इसको मैं मान के चलता हूँ कि 70 मार्क्स ओनली यहाँ पर आए हैं। जो टॉपर थे 0.1%, मतलब अगर 10,000 बच्चों ने शिफ्ट 1 में पेपर दिया तो 10,000 का 0.1% 10 आया, तो उन 10 बच्चों के जो अलग अलग नंबर होंगे उनका एक एवरेज नंबर निकालेंगे जो कि 70 में रखा हुआ। क्लियर हो गया आपको। चौथा पॉइंट है MIQ, फिर यहाँ पर I आया, मतलब पर्टिकुलर एक शिफ्ट की बात हो रही है, जिस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन करना है उस शिफ्ट के औसत अंक। ठीक है, वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन भी यहाँ पर निकाल के जोड़ सकते हैं आप, लेकिन मैं कहीं कहीं देखा है स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, केवल एवरेज अंक आपने उन्होंने जोड़े हुए हैं। ठीक है, आप फिर देखिए MIQ क्या है, जिस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन करना है उस शिफ्ट के औसत अंक। अब नॉर्मलाइजेशन किसा कर रहा हूं मैं, पहली शिफ्ट कर रहा हूं, इसके एवरेज नंबर क्या है 45 समथिंग है, तो माइनस का इसमें आप कर देंगे 45। क्लियर हो गया। इस शिफ्ट का निकालेंगे ना, जिस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन करना है उस शिफ्ट के औसत अंक निकालने मुझे। ठीक है, उस शिफ्ट के औसत अंक निकालने हैं। तो आप देखिए टफ शिफ्ट है, इसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट लगा दो, तो यहां पर रखना है एवरेज अंक। ठीक है, एवरेज रख दिया हमने। चौथा पॉइंट देखिए, जिस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन करना है उस शिफ्ट का औसत अंक। ठीक है, ये मैं रख चुका हूं। इसके बाद MIJ लिखा हुआ है, MIJ मीन्स किसी एक शिफ्ट में किसी एक बच्चे के एक्चुअल नंबर, जिसको रॉ मार्क्स कहते हैं। एक्चुअल नंबर बताया था मैंने, जो विदाउट माइनस मार्किंग के साथ जो कट के आती है वो एक्चुअल नंबर है। रॉ मार्क्स कैसे निकालते हैं आप देखिए, माइनस मार्किंग 1/4 है तो 4 क्वेश्चन पे 1 नंबर जाएगा ना। तो एक्चुअल नंबर में मान लेते हैं कितना आई है, उस बच्चे के एक्चुअल नंबर 42 आई है। यहाँ पर देखिए मैंने पहली शिफ्ट का दूसरा बच्चा लिया है, जो कि यहाँ पर इसके 42 एक्चुअल नंबर है माइनस के बाद। ठीक है, तो 42 यहाँ पर कहाँ पर रखना है, ये देखिए एक बार फिर देख लीजिए। MIJ किसी एक शिफ्ट में किसी एक बच्चे के एक्चुअल नंबर। ठीक है, 42 आया माइनस, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन भी जोड़ेंगे। ठीक है, आप देखिए क्योंकि यहाँ पर 45 में रहूंगा तो माइनस मान रहेगा, लेकिन यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन आप जोड़ दिए 8.5, आप जोड़ के रख लीजिए कितना आया था 8.5 को। अगर मैं कहाँ पर जोड़ना है आप देखिए एक बार, MIQ में, MIQ कहाँ पर है यहाँ पर, तो 45 में 8.5 जोड़ लीजिए आप, तो 45 में 8 जोड़ लीजिए, मोटा मोटा 8 और 5 53 लगा लो आप इसको। ठीक है, ये 53 आएगा, तो यहाँ पर भी क्या रखना 53। क्यों रखा मैंने वहाँ पर 53, क्योंकि MIQ देखिए ये भी MIQ है, ये भी MIQ, वो भी 53 है, ये भी 53। मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन में जोड़ दिया है, किसमें जोड़ा है, जो एवरेज निकला था इसमें, ये 45 जो एवरेज निकला है ना, इसमें मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन जोड़ दिया, जो मेरा 8.5 लगभग आया था, √79 का वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ये हो गया सॉल्व। प्लस एक नई वैल्यू आई है MQGM,
ठीक है। जो रेलवे के एग्जाम है उनमें भी ये यहाँ पर पहले यहाँ पर ये नहीं था, चेंजमेंट किया गया है। पहले यहाँ पर MGQ यहाँ पर रखा गया था, जो MGQ ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिप्लेस कर दिया गया है MQGM। MQGM की काम क्या मतलब है, देखिए सबसे ज़्यादा औसत अंक आने वाले शिफ्ट के अंक, ठीक है। आप देखिए एक शिफ्ट के 45.6 औसत है, एक शिफ्ट के 49.4 औसत है, एक शिफ्ट के 51.6 औसत है, एक के 51.2 है। सबसे ज़्यादा किसका है? 51.6, शिफ्ट नंबर 3 टॉप शिफ्ट है। तो उन टॉप शिफ्ट के यहाँ पर एवरेज हम रख देंगे, आप समझ गए होंगे। बस इतनी सी कैलकुलेशन आपने करनी है, हमने नहीं, कंप्यूटर इसमें इसको करता है, ठीक है। इसके बाद अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मैं इसको पहले कर चुका हूँ अनुमान, ठीक है, क्योंकि वीडियो में टाइम लगता है, तो इसका कैलकुलेशन करके आया 53.6 समथिंग। आप देख लीजिए 53 अगर आसपास आ रहा है, आप इसको यहाँ पर जोड़ के आप देख लीजिए। यहाँ पर भी इसको माइनस में अगर आएगा आंसर तो आप देख लीजिए, वैसे प्रोसेस की है, ठीक है, क्योंकि मैंने कहीं पर स्टैंड डेविएशन ना जोड़ो, आप जोड़ लीजिए। 53.6 आया है। क्या आया है? ये आया क्या है? पहली शिफ्ट के दूसरे बच्चे के नॉर्मलाइज मार्क्स, ठीक है। अब कैसे? जबकि पहली शिफ्ट के दूसरे बच्चे के नंबर कितना थे? पहली शिफ्ट का जो दूसरा बच्चा था वो 42 नंबर पे था, देखिए, लेकिन अब उसके नंबर कितने? 53 नंबर आ गए हैं उसके। तो आप ये समझिए कि इनका जो डिफरेंस है, ठीक है, 42 10 52, लगभग 11 नंबर की उस बच्चे की बढ़ोतरी हुई। मैं लगभग बता रहा हूँ 11 नंबर किस बच्चे के बड़े हैं? जो पहली शिफ्ट का दूसरा बच्चा था उसी के बड़े हैं। ये जरूरी नहीं है कि पहली शिफ्ट के सभी बच्चों के 11 नंबर बढ़ेंगे। 11 नंबर मैंने किसके बढ़ा दिए? 42 वाले के बढ़ा दिए 11 नंबर। क्लियर है? अब सिंपल सी बात है, जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे नंबर उसके ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि ये सब एक्चुअल मार्क्स है, ठीक है। और 40 वाले के थोड़ा कम बढ़ेंगे। तो ये देखा जाएगा कितने बच्चे हैं पेपर में दिया, कितने बच्चों ने पेपर दिया है। तो ये टफ से इजी की तरफ जाएंगे, धीरे धीरे टफ से इजी की तरफ, ठीक है। आप देखिए, जबकि इजी शिफ्ट देखिए, आप इजी शिफ्ट का जो यहां पर आप देखिए 51.6 औसत था और 42 वाला पहुंच चुका है औसत से भी ज्यादा 53.6, तो उसने इसको भी क्रॉस कर दिया है। तो ये निकल सकता है, ठीक है ना। अब जो इससे कम होगा तो क्या पता वो कमाई डिपेंड मेरिट पे करेगा, कितने बच्चों ने पेपर दिए हैं। आप इसको समझ होंगे। 42 वाले के नंबर 53 हो चुके हैं, मतलब 11 नंबर बढ़ चुके हैं पर्टिकुलर एक बच्चे के। मैं ये नहीं कर रहा हूँ सबके बढ़ गए हैं, ठीक है, इसके बढ़ेंगे केवल। उसी प्रकार इसके बढ़ेंगे, इसके प्रत्येक के बढ़ेंगे। तो ये हमारा काम नहीं है, ये कंप्यूटरकृत होगा पूरा, ठीक है ना। ऑटोमेटिक ये फंक्शन कंप्यूटर में होगा। तो मैंने आपको एक अनुमान दिया मोटा मोटा किस तरीके से होता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मली किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक शिफ्टों का जो शिफ्ट टफ थी उनको आसान बनाने के लिए, जो आसान शिफ्ट रहेगी, अब ऐसा तो नहीं है कि सारी शिफ्ट टफ होंगी, फ्लक्चुएशन तो होगा थोड़ा बहुत, तो उनको एक समान स्तर पर लाने के लिए जो मेथड अपनाया जाता है उसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। आयोग द्वारा जो अभी ये भर्ती परीक्षा है उनमें ये अपनाया जा रहा है, आप इसको देखिए और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।